जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप पूरे साल कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं और साल के लास्ट में जब आपको टैक्स देना पड़ता है तो काफ़ी दुख होता है। हम आपके इस दुख में शामिल हैं। आपको पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 टैक्स रिजाइम गवर्नमेंट ने बना दिए हैं पिछले 2-3 सालों से, जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा, पिछले 4-5 सालों से दोस्तों किसी भी तरह की कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कोई भी नई डिडक्शन आपको टैक्स पेयर को नहीं दी गई है। ये वाला साल था जो चुनावी साल था, यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट इनकम टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आपको पता होगा, न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए 7 लाख रुपए की छूट है या 7 लाख रुपए की कोई यहाँ पे स्लैब डिफाइन की गई है। यहाँ पे टैक्स रेट है जो पहले 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख पर 5% है, 6 लाख से 9 लाख पर 10% है, 9 लाख से 12 लाख पर 15% है, 12 लाख से 15 लाख पर 20% है और 15 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। लेकिन 7 लाख रुपए की बात यहाँ पे कहीं पे नहीं की गई है। तो सेक्शन 87A है, वो रिबेट के बारे में बताता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, उसका जो टैक्स बनता है वो 25,000 बनता है। या तो जो टैक्स बनता है या 25,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और वहीं पर दूसरी तरफ ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो काफी सारी क्या सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको मिलता है। और अगर आपकी इनकम सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन के बाद 5 लाख रुपए तक आ जाती है, तो वैसे तो उनकी छूट है 2.5 लाख रुपए है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक बनने वाला टैक्स है वो 12,500 होता है। और सेक्शन 87A बोलता है कि 12,500 की आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी आप अपना टैक्स है जीरो कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा, अगर आपकी एज 60 साल या उससे कम है तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पर आपको 20% टैक्स देना है और 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। जो भी टैक्स आपका बनता है दोस्तों, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा और टैक्स और सरचार्ज के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजाइम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की गई थी। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा टैक्स रेट थोड़ा कम लगता है, क्योंकि ओल्ड में 5, 20 और 30 सीधा ही है और न्यू के अंदर 5, 10, 15, 20, 30 इस तरह से टैक्स रेट है। लेकिन वहां पे आपको कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है सैलरी वालों के लिए, वो 50,000 रुपए की न्यू टैक्स लाइन में भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ में दोस्तों एक मार्जिनल रिलीफ करके भी बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइम वालों को दिया गया है। मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपका जो टैक्स बनता है 25,000 रुपए वो सारा माफ हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1,000 रुपए, 500 रुपए भी ऊपर चली जाती है तो क्या होता था, आपको 25,000 रुपए का सीधा नुकसान हो जाता था उस 500 रुपए की इनकम बढ़ने के कारण। लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए, तो आपको 25,000 रुपए की छूट फिर भी मिल जाएगी। आपको 1,000 रुपए का ही टैक्स देना है। 7 लाख रुपए से जितनी आपकी ऊपर इनकम जाती है उतना टैक्स देना है और 25,000 रुपए में से जो रिबेट मिलती है वो आपको फिर भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 7,10,000 रुपए भी होती है तो आपको 10,000 रुपए ही टैक्स देना है और 25,000 रुपए की जो रिबेट थी उसमें से 10 का टैक्स देने के बाद 15,000 रुपए की रिबेट आपको फिर भी मिल जाने वाली है। एक सैलरी पर्सन या कोई भी बिजनेसमैन है, काफी सारी सेविंग्स करना चाहता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो मेडिकल के ऊपर भी खर्चा करता है और वो कहीं पर रेंट पर रहता है, किराए पर रहता है अपने घर से बाहर, तो उसे किराया भी देना पड़ता है। तो आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में बहुत ही नाम मात्र की आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो मिलने वाली डिडक्शन और एग्जम्पशंस है वो हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप इन सभी चीज़ों का अगर ढंग से यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपका टैक्स कम से कम आपको लगने वाला है और आपका बेनिफिट मैक्सिमम होने वाला है। कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशंस जो न्यू टैक्स रिजाइम में भी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डिडक्शन या एग्जम्पशंस आपको मिलने वाली है दोस्तों, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16 बोलता है, अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं चाहे ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, चाहे आपकी पेंशन कितनी भी हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक से ज़्यादा जगह से भी अगर आपको सैलरी या पेंशन आती है तो हर जगह से आपको 50,000 की छूट नहीं मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ टोटल आपको 50,000 रुपए की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन की सेक्शन 16 के अंदर
मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप एक किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आप वहां पे HRA का रूप में कुछ क्या काफी सारा अमाउंट वहां पे आपको मिलता है। कई बार तो ये आपके बेसिक का 50% तक हो जाता है। अगर आपकी 10 लाख रुपए बेसिक इनकम है तो 5 लाख रुपए तक का HRA आपको मिलता है। HRA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और अगर आप किराए के मकान पर या रह रहे हैं या किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको HRA का बेनिफिट बहुत ही मैंडेटरी रूप से लेना है, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट में आपका टैक्स बचा सकता है। HRA के अंदर आपको पता होगा 3 कंपोनेंट होते हैं, उन तीनों में से जो भी कम होता है उसकी छूट आपको मिल जाती है। एक तो होता है कि HRA कितना आपको मिला है, एक रेंट पेड माइनस 10% ऑफ आपकी इनकम है, और तीसरा होता है 50% या 40% ऑफ योर सैलरी या इनकम। इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी HRA की छूट मिल जाएगी। बहुत सारे कैलकुलेटर आपको गूगल पर मिल जाएंगे। HRA का कैलकुलेटर जो है उसके अकॉर्डिंग से HRA आपका कितना एग्जम्प्ट है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए HRA मिला, हो सकता है 50,000 रुपए आपके एग्जम्प्ट हो सकता है और 50,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ सकता है। तो जितना एग्जम्प्ट हो जाएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो HRA की कैलकुलेशन करते समय आप अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि मुझे इतने रुपए HRA की भी एग्जम्पशन लेनी है, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय भी आपको अलग से छूट ना लेनी पड़े और आपका TDS भी कम कटे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी किसी भी तरह का डाउट ना हो। तो HRA की छूट आप अपने सैलरी इनकम में से ले सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स का और टैक्स पेयर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रचलित और सबसे प्रिय जो टैक्स का जो सेविंग का टूल है दोस्तों वो है सेक्शन 80C। 80C के अंदर आपको पता होगा बहुत सारे डिडक्शन, बहुत सारे एग्जम्पशंस आपको मिलते हैं। अगर आपने किसी का खर्चा करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, चाहे वो LIC की हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी की हो, SBI की हो, चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, आप टर्म इंश्योरेंस भी करवाते हैं, वो भी सेक्शन 80C के अंदर आपका काउंट हो जाता है। इसके अलावा आपके बच्चे हैं, वो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनकी जो भी फीस होती है, जिसे कि ट्यूशन फीस बोलते हैं, उसकी छूट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा GPF, PPF, EPF के अंदर भी आप पैसा डाल सकते हैं। 5 साल की टैक्स सेवर FD होती है, उसके अंदर भी आप पैसा डाल सकते हैं। अगर आपने कोई होम लोन लिया था और उसके प्रिंसिपल अमाउंट की छूट लेना चाहते हैं तो वो भी सेक्शन 80C में ले सकते हैं। ELSS होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड होते हैं 3 साल वाले, उसमें पैसा डालते हैं तो 80C के अंदर छूट मिल जाएगी। NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कोई भी SIP कराते हैं आप, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, उसमें भी पैसा डालते हैं आप। होम लोन का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, सुकन्या समृद्धि योजना मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपने अगर कोई हाउस खरीदा था, रेजिडेंशियल हाउस, तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होता है, स्टैम्प ड्यूटी आप पे करते हैं, उसकी छूट भी सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, 80C का जो मैक्सिमम कैपिंग होती है वो 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख से ज्यादा की छूट आपको सेक्शन 80C में नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों 80CCC है। इसके अंदर एन्युटी प्लान अगर आप कोई परचेज करते हैं कि आपको एन्युटी मिले, पेंशन मिले इन फ्यूचर में, जो पैसा इसके अंदर आप लगाते हैं तो वो भी आपका सेक्शन 80CCC के अंदर एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन 80CCD1 जो इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम है, जो NPS के अंदर आपके इंप्लॉई आपका जो पैसा कटता है उस सैलरी के अंदर से, तो वो आप सेक्शन 80CCD1 के अंदर छूट ले सकते हैं। लेकिन 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों को मिलाकर के ही आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलने वाली है। इससे ज़्यादा छूट आपको नहीं मिलने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका 80CCD1 के अंदर काफ़ी सारा एक्स्ट्रा पैसा आपका कटा है NPS के अंदर तो क्या होगा, और आपका 1.5 लाख रुपए वहाँ पे पूरा हो रहा है, तो सेक्शन 80CCD1B का एक और सेक्शन आता है जहाँ पर NPS का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं NPS के अंदर। अगर आपका इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का हिस्सा इंप्लॉई का वो ज़्यादा जा रहा है 1.5 लाख रुपए से, तो 50,000 रुपए की छूट आप सेक्शन 80CCD1B के अंदर भी ले सकते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा छूट नहीं जा रही है 1.5 लाख से ऊपर तो आप अलग से और डाल सकते हैं NPS के अंदर, जो 80CCD1 के अंदर उसकी आपकी छूट 50,000 रुपए की मिलने वाली है। इसके बाद में एक और फेवरेट सेक्शन जो है सेक्शन 80D है, हेल्थ इंश्योरेंस। आपको पता होगा हेल्थ इज वेल्थ, न जाने कब क्या कैसी हेल्थ हो जाती है इंसान की, तो आप अपना और अपने स्पाउस का, अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और आप 60 साल या उससे कम है, 30,000 रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस की छूट ले सकते हैं, जिसके अंदर 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड है। आप हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते हैं, उसकी छूट भी आप 5,000 रुपए तक ले सकते हैं। अगर आप या आपके स्पाउस 60 साल से ज्यादा हैं तो 25 की जगह 50,000 रुपए की छूट आपको सेक्शन 80D में मिल जाएगी। आपके अलावा अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपके साथ रहते हैं, आप उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और उनकी एज 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए की एडिशनल छूट मिल जाएगी। और अगर वो आपके पेरेंट्स हैं
60 साल से ज़्यादा हैं तो 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। मतलब सेक्शन 80D के अंदर आप और आपके पेरेंट्स दोनों 60 साल से ऊपर हैं तो 50 + 50 1 लाख रुपए की छूट है जो सेक्शन 80D के अंदर आप ले सकते हैं। एनपीएस का मैंने आपको बताया था कि इसके 3 हिस्से होते हैं, 80CCD 1, 80CCD 2, 80CCD 1B। 80CCD 1 में तो आपको बता दिया था 1.5 लाख रुपए के अंदर ही काउंट होता है। 80CCD 1B के अंदर भी आपका जो 50,000 रुपये एडिशनल छूट ले सकते हैं। 80CCD 2 के अंदर आपको जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आप जिस भी तरह का 14% या 10% का जो हिस्सा मिलेगा आपको, वो आपका 80CCD 2 के अंदर भी छूट मिल जाएगी। इस 80CCD की छूट आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ साथ में न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलने वाली है। इसके बाद में सेक्शन 80DD, DD का मतलब डिपेंडेंट और डिसेबल। ऐसा कोई भी डिसेबल डिपेंडेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका कोई फैमिली मेंबर है और उसके ऊपर आप किसी भी तरह की मेडिकल का खर्चा करते हैं, तो उसकी जो मेडिकल की जो डिसेबिलिटी है वो 80% से कम है, 40 से 80% के बीच है, तो 75,000 रुपये की छूट आपको मिल जाने वाली है। और उसकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 यानी 1.25 लाख रुपए की छूट आपको सेक्शन 80DD के अंदर भी मिल जाने वाली है। इसके अलावा सेक्शन 80DDB, किसी भी तरह की गंभीर क्रिटिकल इलनेस है, कोई बीमारी है जैसे कि HIV है, कैंसर है, उसका इलाज आप करवाते हैं किसी भी आपके डिपेंडेंट का, डिसेबल्स का, तो वहाँ पर भी आपको 80DDB के अंदर छूट मिलने वाली है। अगर उस व्यक्ति की एज 60 साल या उससे कम है तो आपको 40,000 रुपये की छूट मिलने वाली है। अगर उनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, वो सीनियर सिटीजन है, तो 1 लाख रुपए की छूट आप सेक्शन 80DDB के अंदर भी ले सकते हैं। सेक्शन 80EEB जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, अगर आप परचेज करते हैं, उसको परचेज करने के लिए आपने कोई लोन लिया था, उस लोन को चुकाने में आपने कोई इंटरेस्ट पेड किया है, तो उस इंटरेस्ट पर अप टू 1.5 लाख रुपए तक की छूट सेक्शन 80EEB के अंदर भी आप ले सकते हैं। तो आपको पता होगा ईवी का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप भी खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं तो उसको लोन पर लें, उसका ब्याज चुकाते समय आपको इनकम टैक्स का सेक्शन 80EEB 1.5 लाख रुपए तक की छूट दे देगा। इसके बाद में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो सारी की सारी छूट हमने ले चुकी है या कुछ हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सेक्शन 80G बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन का प्ले रोल करता है आपकी टैक्स सेविंग के लिए। आपको पता होगा 80G के अंदर किसी भी संस्था को डोनेशन देते हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, तब आपको उसमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। दोस्तों जो सेक्शन 80G की जो संस्था है, सामने वाली संस्था कौन से सेक्शन में कौन से रजिस्टर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको पता होगा गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, CM केयर फंड, PM केयर फंड, इनके अंदर अगर आप डोनेशन देते हैं सेक्शन 80G में तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने बात करें कोई लोकल स्तर पर कोई संस्था, कोई NGO, कोई गौशाला वगैरह होती है, ये जो रजिस्टर्ड होते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 80G में, इनको पूरी छूट नहीं मिलती है। अगर आप इनको चंदा देंगे तो आपको इस कंडीशन पे छूट मिलती है कि आप अपनी इनकम का 10% ही छूट ले सकते हैं, आपको जितना चंदा दिया है उसकी 50% छूट मिलेगी। तो विद रिस्ट्रिक्शंस और विदाउट रिस्ट्रिक्शन 50% और 100%, इन चारों के ऊपर आपको जब भी आप किसी को चंदा देंगे तो उनसे कंफर्म करेंगे कि आपकी सेक्शन कौन से सेक्शन में हमें 100% छूट मिलने वाली है, 50 मिलने वाली है, कोई रिस्ट्रिक्शन है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके बारे में आप जरूर डिस्कस करें। तो 80G के अंदर चंदा देकर भी आप अपना काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हैं। इस 80G के तर्ज पर ही सेक्शन 80GGB और GGC बनाया गया है। GGB तो कंपनीज वगैरह के लिए है। आपको पता होगा बड़ी बड़ी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा देती है वो सारा का सारा टैक्स उनका माफ हो जाता है। और 80GGC कोई भी इंडिविजुअल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया था, तो जैसे 80G के अंदर तो 50% की या 100% की एक लिमिट होती है, वहां पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन सेक्शन 80GGC के अंदर आपकी इनकम चाहे 20 लाख रुपए, आप 10 लाख का चंदा देते हैं तो सीधा ही 10 लाख रुपए आपकी इनकम में से घट जाएगा। आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी टैक्स सेविंग इंस्टीट्यूट्स भी बनी रहती है जो आपकी टैक्स सेविंग में हेल्प करती है। तो सेक्शन 80GGC के अंदर भी आप अपना काफी सारा बड़ी मात्रा में टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 80U डिसेबिलिटी की बात करता है। हम नहीं चाहेंगे, भगवान ना करे कि किसी की डिसेबिलिटी हो, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डिसेबल है, पहले विकलांग बोलते थे अब दिव्यांग बोला जाता है, उसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, 40% से लेकर के 80% तक उसकी अगर डिसेबिलिटी है तो 75,000 75,000 रुपए की छूट आपको मिल जाने वाली है, किसी भी तरह का खर्चा करें या ना करें। अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको 1.25 लाख रुपए की जो दोस्तों छूट है सेक्शन 80U के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद में होम लोन, आपको पता होगा घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। अगर आपने भी अपना घर बनाना है या बना रहे हैं और होम लोन ले रखा है तो आपको पता होगा होम लोन चुकाते समय आपको 2 कंपोनेंट चुकाने पड़ते हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। जो प्रिंसिपल होता है वो सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख में छूट मिल जाती है और जो इंटरेस्ट होता है वो सेक्शन 24 के अंदर आपको छूट मिल जाती है। दोस्तों यहाँ
यहाँ पर भी दो चीजें आती हैं। अगर आपने जिस मकान के बनाने के लिए लोन लिया था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब उस मकान में आप खुद रह रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिल जाएगी। मतलब ये आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपकी लॉस की तरह शो हो जाएगा और इसको सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी इनकम से तो एडजस्ट होगा ही होगा, ये सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो मकान लिया था उस पर लोन लिया था, उसको किराए पर दे रखा है, उसे लेट आउट बोलते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का ब्याज चुकाते हैं, तो यहां पर 2 लाख रुपए की कोई भी लिमिट नहीं रहने वाली है। कितना भी ब्याज आपने चुकाया है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, सारे के सारे की छूट आपको मिल जाएगी। तो सेक्शन 24 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही मिलता है। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर लेट आउट प्रॉपर्टी को आप इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं, लेकिन जितना आपको रेंट मिल रहा है उससे ज्यादा की छूट आप वहां पे नहीं ले सकते हैं। तो होम लोन लेते समय भी आप इन फैक्टर का ध्यान में दे सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EEA, अभी आपने होम लोन की बात की थी सेक्शन 24 की, जहां पे आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर अगर कोई मकान बनाने के लिए होम लोन लिया था, उसके अंदर आपको सेक्शन 80EE के अंदर 50,000 रुपए की एडिशनल छूट मिल जाएगी। अगर इस 50,000 की छूट नहीं लेनी है तो सेक्शन 80EEA के अंदर 1.5 लाख रुपए की एडिशनल होम लोन के इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं। तो सेक्शन 24 के अलावा सेक्शन 80EE या सेक्शन 80EEA अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, सारे रूल एप्लीकेबल आप फॉलो करते हैं, तो एडिशनल इंटरेस्ट की छूट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है और वहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपको मिल रहा है, तो आपको पता होगा 100 रुपए पर मंथ पर चिल्ड्रन की छूट आपको मिल जाएगी। तो 1200 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए 2 बच्चों की छूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, वो भी आपको 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की छूट मिल जाएगी। मतलब 3600 और 3600 रुपए की छूट आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। हम बात करेंगे दोस्तों लीव ट्रैवल अलाउंसेस की। आपको पता होगा 4 साल का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर आपको कोई LTA मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंसेस की, उसकी छूट भी आप अपने इनकम टैक्स के अंदर ले सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन 80CCH की। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने जो इंडियन आर्मी के अंदर जो भर्तियां करनी है वो अग्निवीर के थ्रू करनी है। अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है, अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जो भी पैसा आपको वहां पे मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो सेक्शन 80CCH के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। वहां पर कोई भी लिमिट नहीं रहने वाली। बाद में आपको पता होगा पढ़ाई जीवन का आधार है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप अपने स्पाउस के लिए कोई भी एजुकेशन लोन लेते हैं, इस एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए जब आप इंटरेस्ट पेड करेंगे तो सेक्शन 80E 8 साल तक आपको जो भी ब्याज आप चुकाएंगे होम लोन का, उसकी छूट आपको मिल जाने वाली है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कोई भी मकान, दुकान, आपने प्लॉट है किराए पर दिया है तो उसको भी इनकम में जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब वो आपकी रेंटल इनकम आप ITR में दिखाएंगे तो उस रेंटल इनकम का 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे सैलरी के अंदर आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाली है। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए का किराया मिला है तो 30,000 रुपए की छूट मिलने के बाद 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ेगा और उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है। जो 30% की डिडक्शन है दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, ये न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपको छूट मिलने वाली है और ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी इसकी छूट आपको मिल जाएगी। आपको पता होगा इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, 1 2 3 5 10 सेविंग अकाउंट लोगों ने ओपन कर रखे हैं। और आजकल तो AIS और TIS नाम के जो 2 फोरम थे, खतरनाक फोरम है, जहां पर भी आपने अपना पैन कार्ड दिया है, कोई ट्रांजेक्शन की है तो 60 से ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है वो आपके AIS और TIS के अंदर बोल जाएगी। दोस्तों सेविंग का ब्याज भी, चाहे आपका पोस्ट ऑफिस का हो या कोई भी छोटे से छोटा बैंक हो, उसका भी ब्याज आपको यहाँ पे सेविंग AIS TIS में शो कर जाता है। तो आपको पता होगा सेक्शन 80 TTA जो कि सेविंग के ब्याज की बात करता है, अगर आपका सारे सेविंग ब्याज को मिलाकर के सारे बैंकों का 10,000 रुपए तक है तो वो आपकी इनकम में जुड़ने के बाद में 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेविंग का 11,000 रुपए का ब्याज मिला है तो 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी और 1,000 रुपए ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 80 TTB की, जो कि सेविंग के साथ साथ में FD और RD के इंटरेस्ट की भी बात करता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एज लिमिट डिफाइन की गई है। अगर आप 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सेविंग के, FD के, RD के ब्याज की छूट मिल जाएगी। 80 TTA के अंदर तो 10,000 रुपए की छूट थी, लेकिन यहां पे आपको 50,000 रुपए की छूट मिलने वाली है। तो 50,000 रुपए तक का जो ब्याज है, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको माफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है सेक्शन 80 TTA और TTB दोनों के अंदर ही आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही छूट मिलने वाली है, न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में HRA की छूट जो हमने शुरू में बताई थी, अगर आपको आपकी कंपनी HRA के तौर पर कुछ अमाउंट सैलरी के अंदर दे रही है फिर तो HRA की छूट आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपको कंपनी HRA नहीं दे रही है और आप रेंट के मकान में रहते हैं, या आप एक बिजनेसमैन है और आप घर से बाहर जाकर के अपना बिजनेस करते हैं और किराए के मकान पर रहते हैं, तो सेक्शन 80GG के अंदर हाउस रेंट पेड की छूट आप ले सकते हैं।
30% ऑफ इनकम, 5,000 रुपए पर मंथ या रेंट पेड, इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट ले सकते हैं। 5,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 मतलब 60,000 रुपए की छूट आप सेक्शन 80GG के अंदर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म अलग से भरना पड़ता है ITR भरने से पहले। दोस्तों 60,000 रुपए, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है और आप 60,000 रुपए का क्लेम ले लेते हैं तो आपको क्या होगा, 18,000 रुपए का टैक्स सीधा ही बचने वाला है। तो अगर आपको HRA नहीं मिलता है, आप एक प्राइवेट हैं, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप एक एम्प्लॉई नहीं है, अदर सोर्स की इनकम है, सैलरी की इनकम है, लेकिन बिजनेस की इनकम है, लेकिन आप रेंट पेड कर रहे हैं, तो सेक्शन 80GG के अंदर भी 60,000 रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार देखने को आता है एरियर ऑफ सैलरी या एरियर ऑफ पेंशन। आपको सैलरी या पेंशन की इनकम पिछले सालों की, आपको पता होगा गवर्नमेंट पिछली डेट से ही आपकी सैलरी हाई कर देती है, कोई वेतन आयोग लग जाता है, तो इस तरह से जो पिछले सालों की सैलरी थी वो आपको करंट ईयर में मिल जाती है। पिछले साल में आपकी इनकम कम थी और करंट ईयर में मान लीजिए आप 10 लाख रुपए से ज्यादा वाली स्लैब रेट में आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी पेंशन या जो सैलरी का एरियर था वो इस साल की इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको TDS काट के दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले 10 लाख से कम थे, अब 10 लाख से ऊपर है, तो आपके उसके ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम आपको कुछ रिलीफ देंगे अंडर सेक्शन 89। आपका जो एरियर था वो पिछले सालों का था, उसका टैक्स भी पिछले सालों में आपको लगना चाहिए था, उस रेट पे लगना चाहिए था, तो आपको फॉर्म 10E भरना पड़ेगा और एरियर ऑफ सैलरी के अंदर भी काफी सारा टैक्स आप अपना बचा सकते हैं। ये एरियर ऑफ सैलरी की जो छूट है, सेक्शन 89 की जो रिलीफ है, वो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ साथ में न्यू टैक्स रिजाइम में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा गवर्नमेंट के अभी काफी सारे मैसेज आए थे एडवांस टैक्स को लेकर के। गवर्नमेंट चाहती है कि हमें टैक्स हैंड टू हैंड ही मिल जाए। गवर्नमेंट कहती है पे एज यू अर्न, आपकी पूरे साल के अंदर अगर 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का टैक्स पेबल बनता है, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। सैलरी के केस में तो आपका इंप्लॉयर ही आइडिया लगा लेता है और आपका TDS भी काट लेता है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, तो वहां पर आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। ये 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है, पहला जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर 15 मार्च में। 15%, 45%, 75% और 100% तक आपको अपना टैक्स 15 मार्च से पहले पहले भर देना होता है। नहीं तो जब आप ITR भरेंगे और आपका टैक्स बनेगा और एडवांस टैक्स आपने नहीं भरा होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको 234B 234C के अंदर काफी सारा ब्याज देना पड़ जाएगा। अगर आपका किसी ने कोई TDS काट लिया या TCS कलेक्ट कर लिया है तो ये एडवांस टैक्स ही माना जाता है, तो आपको एडवांस टैक्स अलग से भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी AIS, TIS और फॉर्म 26AS है। इसको बहुत ज्यादा मैंडेटरी रूप से, इंपॉर्टेंटली रूप से आप जरूर देखें दोस्तों। जब भी ITR भरनी है, ITR भरने से पहले इसे देखें। इसके अंदर कोई ऐसी अलग से इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही है जो आपने यहाँ पे शो की थी, जो शो करनी चाहिए आपको, ताकि आपको कल को मिसमैच का नोटिस ना आए। और आप अगर आपकी रिटर्न भरने में कोई जल्दी नहीं आपको, तो कम से कम 30 अप्रैल तक आप वेट करें, आप 15 मई तक का वेट करें, क्योंकि जून और जुलाई का महीना भी आपके पास होता है। तो AIS और TIS और 26AS को अपडेट होने दें और उसके बाद ही आप अपनी ITR भरनी है और वहां पर जो भी ट्रांजैक्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ITR भरें। अगर AIS TIS में कोई गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है तो वहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आपको इनकम टैक्स से किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा गिफ्ट की बात करते हैं। गिफ्ट लेना और देना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने इनकम टैक्स के भी रूल बना दिए हैं। अगर आप गिफ्ट लेते हैं किसी भी नॉन रिलेटिव से, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी अननोन व्यक्ति से गिफ्ट लेते हैं, तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट है आपका टैक्स फ्री होता है। 49,000 50,000 रुपए तक लेते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट अगर आपने किसी से ले लिया जो आपका रिलेटिव नहीं है, तो सारा का सारा अमाउंट आपका इनकम में जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 51,000 रुपए का गिफ्ट था, तो 51,000 रुपए आपको इनकम में जोड़ देंगे, अदर सोर्स में जुड़ जाएगा और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। हालांकि अगर आप किसी रिलेटिव से, जो कि इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन है, 26 रिलेटिव हैं, मदर फादर दादा दादी मामा मासी बुआ फूफा, ये सारे आ जाते हैं, तो इनसे अगर आप गिफ्ट लेते हैं, उनकी 1 नंबर का पैसा था, तो दोस्तों आपको उस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, गिफ्ट के थ्रू आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आपके मदर या फादर की कोई भी इनकम नहीं आ रही है, तो 5 लाख 10 लाख जितना भी पैसा आप अपने मदर या फादर के नाम ट्रांसफर करते हैं और वो उनकी इनकम नहीं मानी जाएगी, और उस अमाउंट से जो कमाई करेंगे, जैसे कि उन्होंने उस अमाउंट को FD में लगा दिया, तो उस FD से जो भी इनकम होगी वो भी उन्हीं की इनकम मानी जाएगी। और आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। तो गिफ्ट के अंदर कोई भी डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप अपनी इनकम ना होकर के उसके ऊपर जो कमाई हुई है उनकी इनकम हो जाएगी, और उसके ऊपर भी आपके पेरेंट्स को ही टैक्स देना पड़ेगा।
पड़ेगा और वो 7 लाख रुपए तक वैसे ही माफ होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर अगर आप एक रुचि रखते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको डिलीवरी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपने कोई शेयर लेकर के 12 महीने तक रखा, उसके बाद में आपने उसको बेच दिया, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। चाहे आपका शेयर हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो ELSS होता है 3 साल के लिए, उनको अगर आप बेचते हैं तो पहला 1 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। बाद में आपको दोस्तों जो है 10% टैक्स देना होता है। इसके अलावा सेक्शन 87A के बारे में मैंने आपको बता दिया, रिलीफ जो कि 12,500 की छूट देता है अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड टैक्स रेजाइम में, और 25,000 रुपए की छूट देता है अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है न्यू टैक्स रेजाइम में। इसके अलावा मार्जिनल रिलीफ भी मैंने आपको बता दिया, न्यू टैक्स रेजाइम में 7 लाख से थोड़ी सी भी इनकम ऊपर चली जाती है तो पहले आपको 25,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख 1,000 रुपए इनकम है तो 1,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, 24,000 रुपए की रिबेट आपको फिर भी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी टैक्स फ्री इनकम होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, PPF का ब्याज, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट होता है, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी इनकम होती है जो कि आपको अपनी ITR में दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स तो आपका नहीं लगता है लेकिन आपकी कैपिटल भी बन जाती है और आपको जो है कल को इनकम टैक्स से भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने काफी सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे टैक्स सेविंग को लेकर, टैक्स को कैसे आप कम से कम कर सकते हैं, कौन कौन सी सेक्शन में कौन कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशंस ले सकते हैं। बहुत सारी एग्जम्पशंस और होती है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयड को मिलती है, जो हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, ऐसी कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट करके बताया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। और दोस्तों अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो टैक्स सेविंग से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।